Hello everyone, welcome back to आपका RPS. This is Ruth Pratap Singh. First of all, Happy New Year to you and your family. Today we have came with a video, a one-shot video of gravitation class 11th. In this video, we will cover all the concept related to gravitation chapter and also do some questions related to those topics. So without being late, let us start our video. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर ग्रेविटेशन ऑफ क्लास 11th। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी की मदद से खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसी को एक्सप्लेन हमने किया है। हमने दो मास लिए m1 और m2 और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको r कंसीडर किया है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। ये दो कंक्लूजन हमने निकाले। इन दोनों से हमने एक और नया कंक्लूजन बना दिया कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 बाई r स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट की ज़रूरत है। वो कांस्टेंट होता है g, कैपिटल जी। कैपिटल जी एक्चुअली होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद अब जैसे दो मास हमने मारे थे m1 m2, अब जो फोर्स m2 लगा रहा होगा m1 को खींचने के लिए उसको हम लिखते हैं F12, और जो मास m1 लगा रहा होगा m2 को खींचने के लिए उसे हम कहते हैं F21, यानी F और उसके साइड में दो डैश हैं। अब ये वाला जो डैश है यहाँ पर वो आता है जो खींच रहा है, और यहाँ पर आएगा जो जिसे खींच रहा है। तो 2 खींच रहा है 1 को, तो F12। उसी तरीके से अब कुछ एनालॉगी आते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में मिलते हैं, और प्रॉब्लम ये नहीं है कि और इन दोनों चीज़ों में बहुत सिमिलैरिटी होती है इनके एनालॉगी में, क्योंकि जो रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में कोई एक चीज़ प्ले करता है वही सेम रोल ग्रेविटेशन में कोई दूसरा चीज़ प्ले करता है। जैसे 1/4πε0 का रोल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्ले होता है उसको ग्रेविटेशन में जी करता है, वैसे ही के की जगह पे जी आता है ग्रेविटेशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम 1/0 करता है वही काम 4πg ग्रेविटेशन में करता है। एक्शन जो काम इलेक्ट्रोस्टैट में करता है वही काम ग्रेविटेशन में 1/4πg करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम करंट करता है वही काम ग्रेविटेशन में मास का रोल प्ले होता है। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ना कि रिपेल। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास पर लगता है ये। उसके बाद इट ऑलवेज एक्ट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द मासेस। तो दो मास कंसिडर किए, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका ये है, तो इन दोनों मासेस के सेंटर ऑफ मास को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ना, इसके अलॉन्ग ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो हमेशा वैलिड होता है, लेकिन वो वैलिड होगा कुछ कंडीशन में, जैसे पॉइंट मास इज एट रेस्ट, सिर्फ इसीलिए वो वैलिड रहता है। अब हमने एक क्वेश्चन तरह का बनाया गया है कि हमने 3 मास लिए m1 m2 एंड m3 और उनको ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस है a। उसके बाद m1 = m है, m2 भी m है और m3 भी m ही है। तो अब कहा कि फाइंड f net1 निकालना है, तो हमने f net1 निकालने के लिए पहले तो F12 वेक्टर निकाल देंगे। तो अब F12 वेक्टर जो होता है वो m1 m2 इंटू अपॉन में r स्क्वायर यही होता है। तो इसको हमने F0 कंसीडर कर लिया। तो F13 जब लिखेंगे तो वो भी तो सेम मास और सेम डिस्टेंस के लिए, तो सेम फार्मूला बना उसको भी F0 का। तो अब जो F net1 है वो होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। अब F net जो होता है वो 1/√3 F0 होता है। F0 तो gm²/a² है, तो √3 gm²/a², इसकी वैल्यू आ गई। अब एक दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है, दो मासेस हैं, एक है m और एक है 4m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार है d। तो अब इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द पोजीशन वेयर अ पॉइंट मास m0 मस्ट बी केप्ड सो डैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि इस d, ये जो d डिस्टेंस है या इसके बीच में कहीं पर हमें एक m0 मास रख देना। जैसे मैंने कंसीडर कीजिए, मैंने m0 मास जो था जो हमें रखना है वो मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अब ये m0 मास है, इस m0 मास से m की दूरी मैंने कंसीडर की x है। तो अब अगर इसकी x है तो m0 से जो दूरी 4m की होगी वो क्या होगा, d - x, ये हो जाएगा d - x बन जाएगा ना। तो अब इसी को हम करेंगे। तो अब क्या होगा कि m0 से को जो खींच रहा है फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स,
वो जो हो वो 4m0 जो खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसके इक्वल हो, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें वो पोजीशन ढूंढनी है। तो सॉल्यूशन में हमने कहा कि जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम नॉट 4m अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वो डिस्टेंस है जो m की तरफ है, और ये वाला जो 4m की तरफ है दूसरा वाला। अब बात आती है कि g और g कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, m0 भी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/d माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4/d माइनस एक्स, यानी कि d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। मतलब x जो है वो एक्चुअली d/3 आ जाएगा। मतलब कि d/3 डिस्टेंस पर m की तरफ से अगर मैं रख दूँ से तो फोर्स इक्वल हो जाएगा। अब जो m और m0 है वो हम फिक्स्ड होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो रहा है। ये भी आप याद रखिए, अगर वो चल रहा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अब आता है कि कुछ एनालॉजीज हैं ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के जो फॉर्मूले हैं उनमें जैसे मैंने पिछली एनालॉजी बताई थी, ये वाली 1 अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 4πg एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πg क्यू m 1 अपॉन 4πx नॉट जी के जी। तो इन्हीं को हम रिप्लेस करेंगे तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में और ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन में फोर्स का फॉर्मूला होता है -G m1m2/r, जिस तरफ का है उसका वेक्टर अपॉन में क्यू। उसी तरीके से फोर्स में जैसे ही हम जी की जगह पे के डालेंगे और एम की जगह पे क्यू डालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चले जाते हैं। वैसे ही ई का फॉर्मूला होता है F21 वेक्टर, अगर E1 निकाल रहा हूँ तो F21 वेक्टर बाई M2, M2 की जगह पे Q2, F21 के F21 नहीं रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहुँच गए। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो होता है Q/r²। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास जो होगा वो Gm/r² हो जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो होता है वो V = kq/r होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास जो होता है वो -Gm/r होता है। वैसे गॉस थ्योरम में अगर ग्रेविटेशन के लिए लिखे तो वो होता है 4π, इसलिए थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, इसकी जगह पे आएगा Gm, और वहीं यहाँ पर वो हो जाता है Q इक्विवेलेंट अपॉन x0। उसके बाद F = QE होता है, यहाँ पर F = ME होता है, और G का मतलब ग्रेविटेशन के लगा रहे हैं हम। उसके बाद जो डेल्टा U होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है KQ1 Q2/r, Q की जगह पे M, K की जगह पे G। डेल्टा U = -G m1m2/r। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होती है, और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो 0 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाता। और जब हम इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं तो जो पोटेंशियल होता है वो बढ़ने लगता है, और एट लास्ट इन्फिनिटी पे वो 0 बन जाता है। तो इसका हमारे पास डायग्राम भी मिलता है, ये रहा, नेगेटिव क्वांटिटी है और ये इन्फिनिटी पे कहीं जाकर एक्स कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा, उसके आगे नहीं जाता। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। तो उसके लिए E = Gm इंटू होता है और अपॉन r² हो जाता है, यानी कि Gm स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यों होता है। ये फॉर्मूला तब होता है जब r जो है स्मॉल r वो कैपिटल R से बड़ा है इस रेडियस से, और ये वाला फॉर्मूला होता है जब स्मॉल r ज़्यादा है। तो अब ये एक डायग्राम बनता है, R = कैपिटल R तक बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, और ये डायरेक्ट फिर प्रोपोर्शनलिटी इसकी जो होती है वो होती है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वहीं जब R से ये स्मॉल r जो है कैपिटल R से ज़्यादा होने लगता है तो ये घटने लगता है, और तब इसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो V = Gm/r होता है जब कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा है, या फिर -Gm/r भी होता है, -G डायरेक्शन को दिखाता है। उसके बाद ये आपको ग्राफ बता दिया, पोटेंशियल विल कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम द सेंटर टिल इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी पे वो 0 हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है 64,000 किलोमीटर होता है, 6400। फिर E जो होता है वो Gme/re का स्क्वायर हो जाता है, और Me = ma होगा, मतलब G = a आ जाता है। और A क्या है, कुछ नहीं है, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ वेरिएशन भी होते हैं, उसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये रहा कुछ ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटेशन में सरफेस पे मैक्सिमम जाती है 9.8, और उसके बाद ये घटने लगती है, या फिर और R जब रेडियस ऑफ अर्थ से कम होता है तो भी ये बढ़ ही रही होती है, मैक्सिमम सरफेस पर ही होती है, उससे नीचे या ऊपर जाने पर घटती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थ एट एनी पॉइंट इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। अब जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है
ग्रेविटी जो प्रोड्यूस हुई है उसकी कुछ वेरिएशंस होती हैं, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे जी सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो होती है जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। अब ये मैक्सिमम भी होती है, ये भी आपको देख लिया आपने। ये सरफेस है अगर, तो यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, और इस सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, सरफेस पर मैक्सिमम रहती है। तो अब जी हाइट पर ग्रेविटी का क्या असर होगा वो भी हम देखते हैं। जैसे जी एस इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर ई होता है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन से आया हुआ है, अप्रॉक्स 5 to 10% इसमें अप्रॉक्सीमेशन हुई है। इस वजह से ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक आपको जो हाइट गिवन है वो 320 से कम है। वहीं जी एच का जो ऑलवेज ट्रू ऑलवेज वैलिड वाला फॉर्मूला है वो है जी एस अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। ये हमेशा वैलिड होता है, लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगा आपको, अगर एच 320 से कम है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगाएं, ये वाला, और अगर 320 से ज़्यादा तो आप बिल्कुल यही लगाएं और कोई फार्मूला ना लगाएं, क्योंकि 5% तक ही अप्रॉक्सीमेशन चलता है और 5% अप्रॉक्स 320 होता है। उससे ऊपर जाने पर जो आपका एक्चुअल आंसर है और आपका अप्रॉक्स आंसर जो उस फॉर्मूले से आएगा वो उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद जो डेल्टा जी बाई जी एस होता है वो माइनस एच बाई आर ई होता है, और ये भी 320 किलोमीटर से कम होने पर। उसके बाद एक और फॉर्मूला आता है जी डी का। जी डी होता है डेप्थ की वजह से जो ग्रेविटेशन की वेरिएशन, यानी वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, तो वो होता है जी एस इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। और इसके बाद जो स्मॉल आर है, या फिर ये वाला आर यहाँ से इस सेंटर से दूरी, ये होता है आर ई माइनस डी, जो डेप्थ है उसको हटा के। और मास जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक आपने डिक किया तो अब आपके नीचे जो मास है वो तो इतना ही रह गया, तो मास में भी इसकी कमी आ जाती है। अब अगर आपको रो की टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए, तो फिर ये फॉर्मूला होता है कि जी डी इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3x0। वैसे इसको मेनली हम यूज़ नहीं करते हैं, इस तरह का फॉर्मूला क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। उसके बाद इसके लिए भी डेल्टा जी बाई जी एस जो होता है वो माइनस डी बाई आर ई होता है। अगर वेरिएशन ऑफ जी सेम एट हाइट और डेप्थ है, मतलब कि एच हाइट ऊपर जाने पर जो वेरिएशन है और डी हाइट नीचे जाने पर जो वेरिएशन है वो सेम है, तो एच जो है वो डी बाई 2 है। ये कब तक? या तो एच 320 से कम हो या डेप्थ 640 से कम हो, तब तक के लिए ये भी वैलिड होता है। अगर हाइट और डेप्थ इक्वल है तो जो ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जो बनेगा डेप्थ पर, वो अगर एक्स मान लें हम, तो हाइट पर वही ग्रेविटेशन 2x बन जाएगा और एच वही कम होना चाहिए। और अगर जी एच एक्स है तो जी डी एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब आर इक्वेटर आर पोल से बड़ा होता है, यानी कि पोल का रेडियस और इक्वेटर का रेडियस अलग होता है, ये तो आपको पता है। प्योरली स्फेरिकल शेप है नहीं हमारी अर्थ का। अब कितना बड़ा होता है? तो आर इक्वेटर जो होता है 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है आर पोल से। इसका मतलब इसके डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका आर बड़ा है, तो इसके ग्रेविटेशन कम होगा। क्यों? हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जितना बड़ा आर होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा ना, तो आर पोल कम है तो इसका ग्रेविटेशन ज़्यादा होता है, तो जी इक्वेटर इज़ लेस देन जी पोल। ये भी हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और फार्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो ये एक्चुअली रोटेशन की वजह से आता है कि अर्थ जो रेवोल्यूशन और रोटेशन कर रही है उसकी वजह से जो ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं, जो एंगल के चेंजेस आते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें लैम्डा क्या है? तो अगर मैं अर्थ के सरफेस को आधा काट दूँ तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब ये जो है, ये वाला सरफेस है, ये इक्वेटर लाइन पर मैंने काटा है, जो हमारे इक्वेटर की लाइन है उसके अलॉन्ग ही काटा हुआ है इसको। तो अब ऐसा काटने पर क्या होगा? यहाँ का जो सेंटर है उससे किसी भी पॉइंट पर, रैंडमली किसी भी पॉइंट पर एक एंगल बनाओ, लाइन खींच दो, इमेजिनरी लाइन ऑफ कोर्स। अब इस सरफेस से इस लाइन का एंगल जो होता है ना, यही लैम्डा होता है, और ओमेगा तो अर्थ के रेवोल्यूशन का होता है, रोटेशन का होता है, वो तो आपको पता है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी, अब यहाँ पर कुछ प्रूफ्स आ जाते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी फील्ड स्ट्रेंथ अबव सरफेस बिलो सरफेस का कुछ प्रूफ कि आखिर भाई ऐसी थोड़ी ना फॉर्मूले बोल दूंगा मैं, तो उसको आए कैसे वो देखते हैं। तो जी एच जो होता है वो जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जी एस क्या था? जी एस जो था वो जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर था। अब आर ई क्या था? उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से दूरी तो थी, तो लेकिन अब आर ई क्या है? ये आर ई था, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ये एच मान लिया मैंने इस दूरी को, सरफेस से इसकी दूरी, तो अब आर ई की जगह पे क्या डाल देंगे? आर ई प्लस एच, और इसका होल स्क्वायर होगा। इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला आ गया है। अब इसको मैंने आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वाला आ गया। अब हमें ये तो पता है जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर होता है वो जी एस होता है, तो उससे हमारा ये फॉर्मूला आ गया।
जी एस अपॉन 1 प्लस एच बाय, ये ऑलवेज वैलिड वाला है, ये ऑलवेज वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड। लेकिन अब मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, तो अब मैंने कंसीडर किया कि एच जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास एक बाइनोमियल फार्मूला होता है मैथ्स में, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो वही मैंने यूज़ किया, तो ये फॉर्मूला आ गया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको हमेशा यूज़ मत कीजिएगा जब बहुत कम, और ये अप्रॉक्सीमेशन भी 5% तक ही चलती है। उसके बाद डेल्टा जी बाय जी एस जो होता है वो फ्रैक्शनल चेंज इन जी विथ हाइट होता है, जो कि -2h बाय आर ही हो जाता है। उसके बाद नेगेटिव साइन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि जो जी है वो डिक्रीज़ कर रहा है हाइट के साथ। अब बात आती है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ और ड्यू टू डेप्थ। तो डेप्थ की वजह से जो चेंज आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। तो अब मास जो जी है वो एम ई आर बाई आर क्यूब है, आर जो है आर ई माइनस डी है, तो जी डी क्या बन गया जी एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा आर ई माइनस डी बाई आर ई क्यूब। उससे मैं सॉल्व करूँगा तो जी डी इज इक्वल टू जी एस इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई आ जाएगा। ये हमेशा वैलिड फार्मूला है, ये कभी कुछ इसमें एरर नहीं है, हमेशा वैलिड रहेगा। इसको साथ ही मैं कर सकता हूँ जी डी माइनस जी एस बाई जी एस, उससे मैंने माइनस डी बाई आर ई निकाल दिया जी डी। तो डेल्टा जी बाई जी एस जो होता है वो माइनस डी बाई आर ई हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल चेंज इन जी जो डेप्थ की वजह से होता है वो ये आ गया। अब जो रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ जी है ना विथ हाइट वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, यानी ऊपर जाने पर जी का वेरिएशन तेज होता है इन कंपैरिजन टू नीचे जाने पर। और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो 5 किलोमीटर नीचे जाने पर जी का वेरिएशन x है, तो सेम हाइट वेरिएशन x 2.5 किलोमीटर जाने पर ही हो जाएगा अगर ऊपर जा रहे हो तो। ठीक है, अगर ऊपर जा रहे हो तो इतना वेरिएशन आ जाएगा। अब एक और बात, अगर 5 किलोमीटर नीचे गए और जी में वेरिएशन x% हो गया तो 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो जी में वेरिएशन 2x हो जाएगा, है ना। जी में वेरिएशन ज़्यादा होता है हाइट में, तो 2x वेरिएशन आ जाएगा 2x%। तो ऊपर या फिर नीचे जाने पर ऑन मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बाय सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस द अर्थ of the earth the fractional change in the value of g with height is double the fractional change in the value of g with depth। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इन एक्सेलरेशन if acceleration due to gravity changes by 1% then find height above the surface of earth depth below the surface of earth। अब डेल्टा जी बाई जी एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर ई आपने पढ़ा था डेप्थ के केस में। डेल्टा जी बाई जी एस आप डालेंगे क्या 0.01, 1% का चेंज है तो 1/100 कर दो, 1% निकल जाएगा। एक्चुअली इस तरीके का है, क्या है ये जी अपॉन 100 इंटू जी इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर ई, जी टू जी कैंसिल, ये अप्रोक्सीमेट आ गया 0.01 इंटू 6400 इज इक्वल टू डी। अब ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियस इतना ही होता है, इससे हमें क्या मिल जाएगा डेप्थ जो है वो 64 किलोमीटर है। अब आपको ये भी पता है कि इतने हाइट पर अगर 1% हुआ है तो आधे हाइट पर एच में हो जाएगा ना। डेप्थ में अगर 64 किलोमीटर जाने पर मुझे 1% का चेंज मिला है तो हाइट में तो इसके आधे जाने पर ही मिलता है, तो एच जो है वो 32 हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में हो नहीं फॉर्मूले से ही करो, तो फॉर्मूले से भी कर देंगे तो डेल्टा जी बाई जी एस जो होता है हाइट के केस में -2h बाई आर ही होता है। अब एक चीज़ देखिए, डेल्टा जी बाई जी एस की वैल्यू तो आपको पता है 0.01, आर ई भी पता है 64,000 इज इक्वल टू -2h, तो ये कितना हो जाएगा 64/2 इज इक्वल टू -h, 32 आ गया। -h मतलब क्या घट रहा है वही दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद अब एक नया क्वेश्चन आता है, फाइंड द हाइट अबव द अर्थ सरफेस वेयर वैल्यू ऑफ जी इज 54% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मतलब डेल्टा जी बाई जी एस जो है, या यूँ कहूँ कि जी एस जो है जो डिफरेंस दिया वो -64/100 का दिया, तो क्या हो जाएगा जी अपॉन 100 जी 64 जी इंटू में जी एस दे रखा है, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 0.64 जी एस, और ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल है ही, जी एस को क्या डालो 100/64, जी एस टू जी एस कैंसिल, ठीक है, जी एस दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ जाएगा 1/0.64 इज इक्वल टू 1 + h बाई आर ई, इसका होल स्क्वायर कर दो।
तो अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/64 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर ई। इसका होल स्क्वायर अंडर रूट ले लो तो 10/8 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर ई। 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 2/8 यानी 1/4 इंटू 64,000 इज इक्वल टू एच। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 32,000 इंटू अप्रॉक्स 1600 हो गया। तो 1600 किलोमीटर के हाइट जाएंगे तो ये चेंज आ जाएगा। तो फाइंड द डेप्थ, अब एक नया क्वेश्चन है, फाइंड द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर, मतलब कि अब 64% का चेंज हाइट पर तो निकाल दिया, अब डेप्थ में कितना जाएंगे। डेप्थ में वैसे इतना ना करके, ठीक है, इतना मत करो। अब देखो आपका दिमाग दो तरह से चल जाएगा, एक तो होगा ये वाला, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों गलत होगा वो थोड़ा अलग बात है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आप फॉर्मूले से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो क्यों, अब मैं ये समझा दूँ। वैसे अगर ये कहता कि 36 नीचे जाने पर कितना आएगा तो ये डबल कर देते, आपका आंसर बिल्कुल सही होता, कोई नहीं रोकता। लेकिन उन्होंने क्या कहा 64% नीचे गए, चेंज आया, तो 36% पे आपको निकालना पड़ेगा। 36% पर ही आपको निकालना पड़ेगा। 36/100 इंटू डी बाई आर ई करेंगे और ये आ जाएगा 2304 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मास भी कम हो रहा है, तो आप उसको इक्वल नहीं रख सकते। तो अब कह रहा है कि इफ सडनली अर्थ इज कंप्रेस, अचानक से अर्थ को मैंने कंप्रेस किया और आधा कर दिया। रेडियस जो था जैसे आर है तो उसको r/2 कर दिया, मैंने कंप्रेस कर दिया, लेकिन जो मास था उसको उतना ही रखा। अब उस जी एस की वैल्यू बतानी है अगर कंप्रेशन हो गया तो जी एस इज इक्वल टू जी एम बाई के आर होता है। तो जी एस अपॉन जी डैश इज इक्वल टू 1/r² बाई आर डैश ई स्क्वायर। उससे हमारे पास एक आ गया आर ई डैश स्क्वायर अपॉन आर ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो जी डैश एस जो है वो 4 जी डैश आ गया। अब वहीं अगर अर्थ के डेंसिटी को हम कांस्टेंट रख देते, मास को नहीं, तो उसके लिए फिर मेरे को यूज़ करना पड़ता है जी एस इज इक्वल टू पाई r/3 इंटू 4 पाई, यानी कि 4/3 पाई आर रो जी, और ये स्मॉल आर, ठीक है। और उससे फिर मैं निकाल देता हूँ। अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन अर्थ, अर्थ के रोटेशन पर जो होता है ये रहा, किसी भी एक पॉइंट पर मैंने एंगल लिया, उसको लैम्डा कहा, वो ही है। इसका डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा टॉपिक एस्केप वेलोसिटी एंड बाउंडेड मोशन। तो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस से मैं एस्केप वेलोसिटी और बाउंडेड मोशन निकालना चाह रहा हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी को इक्वल में कर देता हूँ। ए पॉइंट ये सरफेस का और बी पॉइंट ऊपर का है। तो ए पॉइंट पर जो होगा हाफ mv² होगा, ये जो होगा Gm/r² होगा, दोनों को इक्वल कर दिया, ये हो गया। अब टोटल एनर्जी जो है 0 है, तो इसके वेलोसिटी जो होती है वो √2gr होती है, ठीक है। तो अब आप ये याद रखिए कि इसके वेलोसिटी किसी भी बॉडी का कोई फंक्शन नहीं है। जब हम मिनिमम वेलोसिटी टू एस्केप की बात कर रहे हैं तो बी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले गया है, और काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेशन फील्ड होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। ये सब कंजर्व है। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 0। उसके बाद फिर आता है काइनेटिक एनर्जी भी 0। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये पता है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, बस हो जाएगा काम। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये सब होता है। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि सरफेस ऑफ अर्थ से कितना एंगल पर फेंका है। आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या किसी एंगल पर भी फेंकोगे तो इसके वेलोसिटी √2gr ही रहेगी। चाहे 40 डिग्री पे फेंको, चाहे 50 डिग्री पे फेंको, फेंकना आपको √2gr से ही होगा, तभी वो एस्केप वेलोसिटी भी अटेंड करेगा। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा प्लैनेट की प्रॉपर्टी होती है, और अर्थ के लिए ये प्रॉपर्टी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स, यही इसकी वैल्यू होती है अर्थ के लिए। उसके बाद
टोटल एनर्जी अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये अनबाउंडेड सिस्टम है, टोटल एनर्जी अगर ज़ीरो से कम है तो ये बाउंडेड सिस्टम है, ये भी याद रखिए। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट एंड नॉट द पार्टिकल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी ऑफ एस्केप इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये भी आपको समझा, चाहे जिस डायरेक्शन में फेंकिए वेलोसिटी उतनी ही देनी पड़ेगी। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड by any body to escape out the gravitational force of attraction of planet is known as escape velocity. Now, escape velocity does not depend upon the mass of the projected body, it only depends on the mass of radius of planet. Escape velocity is also independent of angle of projection from surface because energy is scalar quantity, not vector. System is bounded until its total energy is negative. So, to escape gravitational field of any planet, total energy of the projected body must be greater than or equal to 0. This is also a point. And कहीं से भी पार्टिकल को escape कराना है तो उसकी टोटल एनर्जी को लिखकर 0 करो। मतलब ये क्वेश्चन के लिए था कि अगर आपको ये कहा गया है कि स्केप करना है, स्केप वेलोसिटी अटेंड करानी है, तो सिंपल है, टोटल एनर्जी लिखो आप और उसको इक्वल टू 0 कर दो, स्केप वेलोसिटी मिल जाएगी। अब दूसरा पार्ट आता है, जैसे ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी आर क्या, जिस पॉइंट से स्केप करना है वहाँ का जी और वहीं का आर पुट कर दो। अब ये तो आपने याद होगा कि जी की वैल्यू 9.8 है, पर ग्रेविटेशन टॉपिक जब आप कर रहे हो तो पहले एक बार ये देखो कि ग्रेविटेशन की असली वैल्यू, जी की असली वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, उससे पहले मत करना। और अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो प्रेफर ये कीजिए कि जी की वैल्यू बिना डाले ही आंसर निकाल दीजिए आप, क्योंकि जी की वैल्यू प्लैनेट के हर एक पॉइंट पर कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वी स्केप इज इक्वल टू √2 GR वाली एक जो एक्सप्रेशन में जो है नोट है एक कि h हाइट वाला पार्टिकल जिसको एस्केप करना है वो रेस्ट पर या घूम रहा या कुछ भी कर रहा हो, इनिशियली उस बात से एस्केप नोट है h हाइट वाला पार्टिकल जिसको एस्केप करना है वो रेस्ट पर हो, घूम रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, इनिशियली उस बात से एस्केप वेलोसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो कर ले वो एस्केप तो उसे करना ही है अगर वो वेलोसिटी उसे अटेंड हो गई। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वो भी प्लैनेट पे ही डिपेंड करती है, वो देखेंगे अभी हम कैसे। तो ms/v.2/r जो gmp बाई यहाँ पर अपॉन भी आएगा r², तो v0 इज इक्वल टू √g(mp/r) हो गया, v0 इज इक्वल टू gmp/r² इंटू r हो गया। अब ये तो जी स्मॉल जी होता है तो v0 इज इक्वल टू √gr। तो आपने ये भी देखा कि v स्केप जो है वो ट्वाइस ऑफ v ऑर्बिटल है, सॉरी ट्वाइस नहीं, v स्केप जो होता है वो √2v ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो r रेडियस के ऑर्बिटल में घूमने के लिए जो स्पीड चाहिए वो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्लैनेट की प्रॉपर्टी होती है। तो v0 इज इक्वल टू √gr हो गया, r क्या है ऑर्बिट का रेडियस, जी क्या है ऑर्बिट पर जी जो लग रहा है वो है वहाँ का जी, वी स्केप ये था, देखिए ये आ गई ना, वी स्केप इज इक्वल टू √2 टाइम्स v0 और v ऑर्बिटल। तो डेल्टा यू जो होता है या फिर डेल्टा वेलोसिटी जो होती है वो ve माइनस vo होती है, यानी कि स्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू √2-1। तो डेल्टा v/v0 जो होता है वो ve माइनस से v0/v0 होता है जो कि √2-1 होता है। फिर ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल रेडियस इफ ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट। तो एंगुलर स्पीड की बात करते हैं, ओमेगा नॉट जो होता है वो v0/r होता है जो कि g/r हो गया। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, एक ऑर्बिट कितना टाइम पीरियड ले रहा है या फिर प्लैनेट ही कितना टाइम पीरियड ले रहा है, चाहे वो प्लैनेट हो या ऑर्बिट हो, उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π इंटू √r/g। लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि g पर भी r है, g में r है छुपा हुआ, g जो है वो क्या है, g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r², ये है। तो इससे क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू जरा डालो, तो t इज इक्वल टू 2π √r/g(mp/r²), उल्टा करो तो t इज इक्वल टू 2π
आर क्यूब बाई जी एम पी का अंडर रूट। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी निकाले हैं तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट आर क्यूब, यानी कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये है असल में, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब कुछ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पता है वी क्या है, जी आर है। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो ग्रेविटेशन होता है वो जी एम पी एम बाई 2r होता है। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो -2k ही होता है, यानी कि -gmpm बाय आर होता है। टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो रिजल्ट आता है -gmpm बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस टोटल एनर्जी होता है, यानी कि माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होती है, और नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, अगर हाइट बढ़ रही है, ये हाइट का ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। टोटल एनर्जी का ग्राफ ये बनता है और पोटेंशियल एनर्जी उसके नीचे होता है। तो ये फार्मूला सैटेलाइट जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तभी वैलिड है। अर्थ सरफेस पर रखा हुआ सैटेलाइट तब मत लगा देना, मतलब अगर सैटेलाइट ऑलरेडी घूम रहा है सर्कुलर में तब तो ये फार्मूला लग जाएगा, लेकिन ऐसा कह दें कि पहले वो ज़मीन पर था उसके बाद वो घूमना स्टार्ट हुआ है तब ये नहीं फार्मूला लगेगा। तब देखो आर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, वेलोसिटी वी नॉट इज टोटल इज टू वी स्केप बाई 2। मतलब कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूम रहा होगा या किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ के चारों तरफ, तो उसका जो वेलोसिटी होती है वो स्केप वेलोसिटी की आधी होती है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, √gh इंटू आर ई बाई एच इज इक्वल टू √2gh बाई आर इंटू आर बाई 2। वैल्यू डाली, फाइनल में ये आता है कि 2r इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, यानी कि h इज इक्वल टू आर ई होता है। अब एक क्वेश्चन आता है, एक सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिटिंग इन अ रेडियस r, देन इट वाज शिफ्टेड बाय द रेडियस 2r। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। मतलब अब एक सैटेलाइट थी, r रेडियस में घूम रही थी, अब उसको 2r कर दिया गया, मतलब उसे और दूर कर दिया गया, 2r कर दिया गया। तो अब जब r रेडियस में थी जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे कितना चेंज आया होगा 2r जाने पर। और दूसरी चीज़ हमें बतानी है कि जो एक्सटर्नल एजेंट इस्तेमाल हुआ है, काम किया जो उसने r से 2r उसे पहुंचाने में, तो उसने काम कितना किया, काम तो किया, ये तो पता है हमें कितना किया। तो काइनेटिक एनर्जी gm बाई 2r होती है, जो तो हमें पता है। तो इसको डाल दो, तो r अब क्या बन गया 2r, तो ये क्या हो जाएगा जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई 4r। दोनों को माइनस कर दो, -g कैपिटल M स्मॉल m बाई 4r होगी आंसर। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के इक्वल होता है माइनस में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो गया वो डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी जी हो गया, पी ई सॉरी। तो ये क्या होता है, तो टोटल एनर्जी का चेंज होता है ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो गया वो चेंज इन टोटल एनर्जी हो गया, और चेंज इन टोटल एनर्जी तो माइनस के ही होता है, माइनस डेल्टा के ही क्या था जी कैपिटल M स्मॉल m बाय 4r, यही था ना। तो माइनस में तो माइनस चेंज हट गया, उड़ गया, बचा क्या जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 4r, यही रह गया। अब ये भी उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है कि हमने r से 2r भेजा। उसके बाद अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक केपलर्स लॉ। तो लॉ ऑफ केपलर्स लॉ में कई लॉ हैं, 2-3 हैं। तो पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, इट टेल्स ऑर्बिट अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिट। तो ये कहता है कि शेप जो होती है ऑर्बिट की वो इलेप्टिकल होती है, और सबसे जो लास्ट पॉइंट है ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं हम एल्फियन पॉइंट, इसको कहते हैं हम पेरिलियन पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम एपोजी भी कहते हैं और पेरिलियन पॉइंट को हम पेरिजी कह देते हैं। उसके बाद ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है, यहाँ पर सन है, ये कोई प्लैनेट इधर घूम रहा होगा, और जो सन का है वो -AE,0 ये होता है, इसको हम B कहते हैं, इसे हम A कहते हैं, और सन से इस एक्सिस की दूरी यही होता है। ये सब आपको मैथ में पढ़ना होता है। तो इसमें E जो होता है वो √-1 - B²/A² होता है। मैक्सिमम R जो होता है वो जाता है A + AE, यानी कि ये, और मिनिमम आ जाता है A - AE। तो आगे चले, तो दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी,
ये कैपलर्स का सेकंड लॉ, यानी कि डी ए बाई डी टी जो होता है वो एल बाई टू एम होता है। अब जैसे हमने एक पाथ कंसीडर किया, ये एक इलेप्टिकल पाथ है। पहले पॉइंट जो था, पहले ऑब्जेक्ट ए पे था और बी पे गया, सी से डी पे गया। अब हुआ ये कि जो ये ए यहाँ से यहाँ गया, इसमें टाइम इसने लगाया टी, और यहाँ से यहाँ गया, इसमें भी टी ही टाइम लगाया। तो अब जो ए वन ए टू है ना, ये इक्वल होंगे। अगर सेम टाइम में दो अलग अलग जगह पे एक ही पाथ में कोई ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट कवर कर रहा है तो एरिया इक्वल होगा। सेम टाइम में जो एरिया वो फोकस के रिस्पेक्ट में कवर करता है वो हमेशा इक्वल रहता है, वो एरिया इक्वल होगा, ये इस एरिया के इक्वल होगा। उसके बाद एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन जो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। दिस लॉ इज़ बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन, ये एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला गया है। ए बाई डी ए बाई डी टी जो है वो पाई ए बी बाई टी होगा, यानी कि एल बाई टू एम हो जाएगा। एल जो होता है वो पाई ए बी टू एम बाई टी होता है, तो ए बी इजगल टू डी आर इजगल टू वी डी टी हो गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट था, इधर गया, वेलोसिटी इधर वी लगी, यहाँ एंगल थीटा है और इधर एम था, तो टी ए इजगल टू डी टी हो गया। इसको लगकर हम देखते हैं तो ए बी जो है ये पॉइंट, ये एक्चुअली क्या है, वी डी टी है। ये वाला पॉइंट ये है वी डी टी साइन थीटा, ये हो गया। उसके बाद ए ओ ये आर है, फिर ये कहता है कि डी ए इजगल टू हाफ वी डी टी बाई साइन थीटा इंटू आर हो गया। उससे हमने ये फॉर्मूला लाया डी ए, तो डी ए इजगल टू एल बाई टू एम है। ये तो एल था और ये टू एम तो है ही, ये एल था ना, इसी जगह पे एल रखा, टू एम रह गया, तो डी ए बाई डी टी एल बाई टू एम होता है। अब कैपलर्स का तीसरा लॉ कहता है कि लॉ ऑफ पीरियड, ये लॉ ऑफ पीरियड पे बेस है। तो जो टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर 3/2 के, जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस पे कहते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है वो एक्चुअली होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट आर बाई जी के। आर की जगह पे ए क्यूब डालेंगे और जी एम एस मास ऑफ सन उसको रख देते हैं। अब स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मतलब सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो टाइम पीरियड कोई प्लैनेट लेता है सन के अराउंड घूमने के लिए। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई टू ए। तो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब ये नहीं रह जाती। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई स्मॉल आर। नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी एंड ए जो होता है यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहता है। और ये दो एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर और अपोजिट होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो R1 प्लस R2, R1 कहाँ है, ये सन है, ये R1 डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R1 और ये वाला R2। तो R1 प्लस R2 इजगल टू 2A हो गया, A इजगल टू R1 प्लस R2 बाई 2 हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो, M1V1 इजगल टू M2V2 इंटू R2, जो कि होता है MV नॉट साइन थीटा और नॉट। तो V1 R1 जो है V2 R2 के इक्वल हो गया, तो V1 ग्रेटर हो गया V2 के। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होती है इससे। तो फर्स्ट इक्वेशन विल फॉर्म बाय एनर्जी कंजर्वेशन। पहली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से बनती है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एस एम बाई R1 इज इक्वल टू हाफ M2V स्क्वायर माइनस जी एम एस बाई R2। तो इससे आ जाता है माइनस जी एम एस एम बाई 2A। सेकेंड इक्वेशन जो होगी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनती है, बन गई माइनस जी एम एस, इससे आ गया। दिस इक्वेशन जो है वो सही है। अब ये वाली इक्वेशन सही हो गई, जी एम एस एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर बाई आर। अब मास ऑफ सन 10 m मान लिया और मास ऑफ प्लैनेट m मान लिया। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब मैक्सिमम मिनिमम स्पीड क्या होगी प्लैनेट की ये बताना है, और रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो पहली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह से बना दो, ए इज इक्वल टू आर प्लस 2R बाई 2 आ गया। तो वी ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी एम बाई आर इंटू 2/3। वी ए इज इक्वल टू 40 जी एम बाई 3R का अंडर रूट हो गया, वी ए इंटू आर जो होता है वी बी इंटू 2R हो गया, R2R कैंसिल, तो 2VB हो गया, वी बी जो है वो तो इतना है। तो टाइम ये आ गया आपका वेलोसिटी, ये आ गई वेलोसिटी और एक वी वेलोसिटी आ गई, VA और VB। अब टाइम पीरियड की बात करें तो 2 पाई इंटू A क्यूब बाई जी इंटू 10 m होगा, यही आंसर।
अब जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट है ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो वो T1 है, और टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द हाइट ऑफ 3 आवर जो वो भी T2 है। तो T2/T1 बता दो, ये कह रहे हैं। तो एक बार फिर से पढ़े, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के सरफेस के नियर, उसका टाइम पीरियड है T1, और 3 आवर डिस्टेंस पर एक कर रहा है, उसका टाइम है T2। तो T2/T1 बता रहे हैं। तो T2/T1 जो होता है ये होता है आर का क्यूब होता है ना। तो T2/T1 जो होगा वो R2 का क्यूब और उसकी होल पावर 1/2 यानी अंडर रूट। तो 64 R³ हो गया। 64 क्या बचा, 64 की पावर 1/2, ये तो 8 हो गया, बात खत्म। वैसे एक ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ से 37 डिग्री पर भेजा, V=√GM/R है, फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम हाइट पर स्पीड ज़ीरो नहीं है, मैक्सिमम हाइट पे कभी स्पीड ज़ीरो नहीं कर सकते। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लेना हो जाएगा, जो वायलेट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्वेशन है ना वो वायलेट हो जाएगा अगर मैं मैक्सिमम स्पीड जहाँ पर है वहाँ पे उस मैक्सिमम हाइट पर इसे ज़ीरो ले लूँ। ये सब भी तो हो सकता है कि ये मैक्सिमम हाइट जाए और यहाँ से नीचे भी जा रहा है कंटिन्यूसली, ये भी तो हो सकता है, और ये मैक्सिमम हाइट है। तो कैसे कह सकते हो कि ज़ीरो होगा। फिर रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब तक नहीं होगा ज़ीरो तब तक वेलोसिटी जब तक ज़ीरो नहीं होगी तब तक दूर जाता रहेगा, और मैक्सिमम दूरी पर यू और आर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये कह सकता हूँ। यानी एपोजी वाला पॉइंट होगा। एपोजी है जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस भी होता है, फिर वी और आर परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो उससे फिर हम एपोजी के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पर कुछ लास्ट में हमने समरी बना रखी है, उससे देखते हैं। तो du=-dwc होता है, ये एक लॉ है, इसका आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। फिर du=-fc.dr होता है, यानी ×dr होता है, मतलब डेल्टा यू एफ माइनस U1 जो होता है वो -wc भी होता है। उसके बाद डेल्टा एफ जो होता है, अब वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो FC इंटू dr वेक्टर इंटीग्रेशन कर दो R इनिशियल टू R फाइनल। du/dm जो होता है वो dv होता है, ये भी एक लॉ ही है। -dwc/m=dv होता है, उसी से आता है ये भी। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए फोर्स के। फिर यहाँ पर लास्ट में हम फोर्स के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। फोर्स (GM)M/R² इंटू आर वेक्टर। फोर्स (GM)M/R² इंटू आर कैप, अब डायरेक्शन बता रहे हैं, और स्केलर में ये होता है। उसके बाद EM=F वेक्टर m इंटू M/m। उसके बाद EM=, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो फाइनल आंसर आ जाता है -GM/R⁻⁻⁻। तो अब UP माइनस U इन्फिनिटी मान लिया मैंने, तो डेल्टा U जो होता है वो ये होता है -GM इंटू m/r। उसके बाद हम देखें अगर, तो ये एक पॉइंट है, x डिस्टेंस पर P है, यहाँ से dx है। F=G_M इंटू x² हो गया। dw=F dx होता है। अब dx जो है cos 0 डिग्री पे है, यहाँ पे ये एंगल 0 डिग्री है ना, तो जो GX dw हो गया वो F इंटू -dx/cos 0 डिग्री हो गया। अब dw जो है वर्क डन =-GM m/x² इंटू dx हो गया। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो पता होने चाहिए आपको। तो du=-dw हो जाएगा, उससे ये फॉर्मूला आता है। फिर अगेन इंटीग्रेशन किया इन्फिनिटी टू r, उससे हम फाइनल आंसर पाते हैं ये वाला, ठीक है। फिर ये भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे F12 जो होता है वो GM1m2/r² होता है, और F21 भी वही होता है। E2 भी GM2/r² होता है, E1 भी वही होता है, GM1/r² होता है। डेल्टा U जो होता है -GM1m2/r होता है, डेल्टा U जो होता है -GM1m2/r होता है। डेल्टा V -GM2/r होगा, यहाँ पर -GM1/r होगा। यहाँ F12 जो होता है M1 इंटू E2 होता है, यहाँ पर F21 N2 इंटू E1 होता है। U12 जो होता है M1V1 होता है, और U21 जो होता है M2V2 होता है। Thank you for watching complete video. If you have any doubt related to this video, please let me know in comment section. Also, if you are new on our channel, do not forget to subscribe and like, comment. Also, once again, Happy New Year to you all.